गाइस स्टार्ट करते हैं विद एज़मा। इट्स अ रिएक्शन, इट्स नॉट अ डिजीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ लोअर एयरवेज। अब ये 5 टाइप का होता है। एस्पिरिन सेंसिटिव एटॉपिक या जिसको एक्सट्रिंसिक एस्थमा भी बोलते हैं, विच इज़ मोर कॉमन। इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन मीडिएटेड बाय सिस्टमिक आईजी प्रोडक्शन। थर्ड वन इज़ ऑक्यूपेशनल, दैन उसके बाद आता है नॉन एटॉपिक, which is the intrinsic variety of asthma. It is not very common, and it is inflammation as in local IgE production. वहीं 5वीं टाइप है पीडियाट्रिक। अब एज़मा के अंदर कुछ जीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं, लाइक ADAM33, DPP10, ORMDL3। उसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि एंडोजीनियस और एनवायरमेंटल दोनों तरह के हो सकते हैं। एंडोजीनियस के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एटोपी है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, जेंडर है, एथनिसिटी, ओबेसिटी एंड वायरल इन्फेक्शंस। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं विद इंडोर एलर्जेंस, आउटडोर एलर्जेंस, ऑक्यूपेशनल सेंसिटाइजर्स, पैसिव स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एयर पोल्यूशन, डाइट एंड पैरासीटामोल विच इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन। दैन उसके अलावा कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि एज़मा कॉज करवाते हैं, लाइक एलर्जेंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्सरसाइज एंड हाइपर वेंटिलेशन, कोल्ड एयर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड इरिटेंट गैसेस, सम ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन। उसके अलावा स्ट्रेस है एंड सम फिजिकल इरिटेंट्स। ये सब ट्रिगर्स होते हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ एज़मा। आइए अब देखते हैं इसकी पैथोलॉजी। होता क्या है बेसिकली, जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है विच इज़ द एपिथेलियल सेल लेयर, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि म्यूकोजल लेयर भी कहलाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी तरह का एलर्जन, लेट्स से पॉलन ग्रेन और एनी सॉर्ट ऑफ डस्ट माइट्स, वो आपके एयर पाथवे के अंदर एंटर हो गया है, तो वो इन रिसेप्टर्स के थ्रू रिलीज़ करवाता है थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट्स, या फिर वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकता है एपिथेलियल सेल्स को टू गेट टू द डेंड्रेटिक सेल्स, और वो डेंड्रेटिक सेल्स को एक्टिव कर देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब एक्टिविटीज़ प्रोवोक करती हैं टी टाइप ऑफ सेल्स को, विच इज़ हेल्पर टाइप 2 सेल्स। अब TH2 सेल्स 3 पाथवे शो करते हैं। पहला पाथवे है वाया IL-5, दैट इज़ इंटरल्यूकिन 5। यहाँ पर प्रमोशन होता है इजोनोफिलिक प्रोडक्शन का। उसके अलावा TH2 वाया IL-13 एंड 4 प्रमोट करते हैं प्लाज्मा सेल्स को टू सीक्रेट एंड प्रमोट सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़। दैन थर्ड पाथवे में ये इंटरल्यूकिन 9 के थ्रू मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि हिस्टामाइंस और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करते हैं। सो आप देख सकते हैं सिंक्रोनस वे में ये तीनों पाथवे होते हैं जो कि अल्टीमेटली एस्थमेटिक प्रोसेसेस को प्रोवोक करते हैं। आइए अब देखते हैं एक और स्कीम। यहाँ पर क्या होता है, IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडी और मास्ट सेल्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके अलावा इजोनोफिल्स इंक्रीज़ होते हैं जिसको इजोनोफिलिया भी बोलते हैं। डेंड्रेटिक सेल्स का एक्टिवेशन होता है। उसके अलावा टी हेल्पर सेल्स का भी एक्टिवेशन होता है। टी हेल्पर 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 नॉर्मली लंग्स के अंदर देखने को मिलती है, बट यहाँ पर एस्थमेटिक केस में वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। उसके अलावा TH2 नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता, बट एस्मा के केस में वो भी प्रोड्यूस हो जाता है जो कि अगेन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है वाया एंटीबॉडीज़। एज़मा बेसिकली होता 2 स्ट्रक्चर्स की वजह से है। पहला है इन्फ्लेमेटरी सेल्स, सेकंड इज़ स्ट्रक्चरल सेल्स। तो ये 2 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स विच इंक्लूड्स मास्ट सेल्स, इजिनोफिल्स, TH2 वैरायटी ऑफ सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। वो जब मिल जाते हैं विद स्ट्रक्चरल पार्ट, दैट इज़ एपिथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड नर्व्स, in the presence of some mediators like histamine, leukotriene, prostanoids, PAF that is platelet activating factor, उसके अलावा काइनिन्स है, एडिनोसिन है, एंडोथेलिन्स हैं, NO that is नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स,
उसके रिस्पॉन्स में बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली एस्थमेटिक्स जिससे फेस करते हैं, लाइक ब्रोंकोस्पाज्म, प्लाज्मा एक्सुडेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, म्यूकस का सिक्रीशन हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक हाइपरट्रॉफी। आइए अब सिम्टम्स देखते हैं। जो प्राइम सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वीजिंग होती है चेस्ट के अंदर, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है चेस्ट में, और उसके अलावा ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है। कैसे हम एज़मा को डायग्नोस करते हैं? इसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्पायरोमीट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, FeV1 अपॉन FVC दैट इज़ फर्स्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड अपॉन फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ एज़मा। उसके अलावा एयरवे रिस्पॉन्सिवनेस को चेक किया जाता है बाय मेजरिंग द लेवल्स ऑफ हिस्टामाइन एंड मिथाकोलिन। हिस्टामाइन जैसे मैंने अभी बताया था आपको, उसकी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा हेमाटोलॉजिकल ब्लड टेस्ट होते हैं लाइक रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट से रास्ट, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप। उसके अलावा इमेजिंग की जा सकती है लाइक CXR, CT। देन स्किन टेस्ट होता है फॉर सम पर्टिकुलर एंटीजन और एलर्जन। देन उसके बाद एक्सेल्ड NO दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड का भी टेस्ट किया जाता है, जो कि एज़मा के केस में देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया गैसेस का एक्सेलेशन होता है लाइक 8 आइसोप्रोस्टेन एंड इथेन, दे आर एक्सेल्ड एयर दैट एस्थमेटिक्स यूजुअली ब्रीथ। तो आइए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जनरली दो तरह से किया जाता है, पहले ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू एंड कंट्रोलर्स के थ्रू। ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर हम रिलैक्सेशन करवाते हैं स्मूथ मसल्स का। यहाँ पर हम यूजुअली यूज़ करते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट्स, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक्स, थियोफाइलिन्स। कंट्रोलर्स के अंदर हम अंडरलाइंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को डाउन मीडिएटेड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ना हो पाए। देन उसके अलावा पहला हमारे पास एगोनिस्ट है SABA, जिसे हम शॉर्ट में साबा बोलते हैं, दैट इज़ शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। इसके एग्जांपल्स हैं एल्ब्यूट्रॉल एंड टर्ब्यूटेलिन। क्योंकि ये शॉर्ट है तो ये सिर्फ 3 से 6 घंटे तक काम करता है, इसकी एफिशिएंसी होती है बट फॉर अ वेरी लेस ड्यूरेशन। देन मूव टूवर्ड्स लाबा दैट इज़ लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। इसके अंदर आते हैं सैलमेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल, जो कि 12 घंटे तक काम करते हैं और दिन में 2 बार दिए जा सकते हैं। उसके अलावा इंडेकैट्रोल हैं, ओलोडेट्रल हैं एंड विलेंट्रॉल है। ये 12 घंटे तक काम करते हैं और सिर्फ एक बार देने चाहिए बिकॉज ऑफ दीज साइड इफ़ेक्ट्स जो कि ये कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स की। तो इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड होता है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। माफ़ कीजिएगा वो थोड़ा सा कट गया है, दैट इज़ आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इट इज़ समहाउ लेस इफेक्टिव दैन बीटा अगोनिस्ट, सो इसको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट के साथ देते हैं, प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ कम्बिनेशन में दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी होते हैं, दैट इज़ टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, एंड शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, जो कि हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट के बाद देते हैं। अब बात करते हैं थियोफाइलिन्स की, जो कि एक ओरल मेडिकेशन है। इसको हम नेबुलाइजिंग फॉर्म में नहीं देते। इसका एग्जाम्पल है अमीनोफाइलिन। ये फंक्शन परफॉर्म करता है वाया 2 एंजाइम्स। सबसे पहले तो ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइईस्ट्रेज, जो कि अल्टीमेटली कॉज करता है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। उसके अलावा ये एक्टिवेट करता है की न्यूक्लियर एंजाइम को, जिसका नाम है हिस्टोन डे एसिटाइलेज, जो कि ज़रूरी होता है फॉर द स्विचिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन उसके बाद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिड्यूस करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, सच एज माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन दैट इज़ मैप काइनेज फॉस्फेटेज 1 एंड
बीटा 2 रिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। उसके अलावा कुछ सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं, जिनको हम ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं और नेबुलाइजिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। देन नेक्स्ट वन इज़ एंटी ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेंजर है, जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है फॉर इन्फ्लेमेशन टू बी प्रोसीडेड। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफिरल्यूकास्ट, जो कि सिस्ट LT1 दैट इज़ ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करती है। उसके अलावा क्रोमोलिन सोडियम दिए जाते हैं। देन किसी पर्सन के अंदर अगर हम स्टेरॉयड यूज़ नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम स्टेरॉयड स्पार्ट थेरेपीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट्स हैं लाइक मेथोट्रॉक्सेट, साइक्लोस्पोरिन ए, एजाथ्रोपिन गोल्ड एंड IV गामा ग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हम IgE एंटीबॉडीज़ का एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं लाइक ओमेलिजुमैब, जो कि IV दिया जाता है। देन IL-5 को भी प्रिवेंट कर सकते हैं लाइक मेपोलिजमैब, रेसलिजुमैब एंड बेनरेलिजुमैब। उसके अलावा ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी भी की जाती है, विच इज़ अगेन अ सर्जिकल प्रोसेस। तो आइए अब ट्रीटमेंट को एक छोटे से चार्ट की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी एक समरी है, तो देखते हैं। 5 तरह के एज़मा के केसेस हैं यहाँ पर, जो कि माइल्ड इंटरमिटेंट से स्टार्ट होकर वेरी सीवियर परसिस्टेंट तक जाते हैं। तो माइल्ड इंटरमिटेंट फॉर्म यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग हम करते हैं साबा से, विच इज़ शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। उसके अलावा अगर वो माइल्ड परसिस्टेंट है तो वहाँ पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, एज इन लो डोज विद साबा। अगर वो मॉडरेट परसिस्टेंट है तो यहाँ पर हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे लो डोज में। अगर वो सीवियर परसिस्टेंट है तो यहाँ पर हम लाबा तो देंगे ही, उसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज बढ़ा देंगे। बट अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, विच इज़ वेरी सीवियर परसिस्टेंट, तो हम यहाँ पर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देंगे, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन। उसके अलावा लाबा देंगे, ICS की भी हाई डोज कर देंगे, विच इज़ अगेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड उसको हम ट्रीट करेंगे इन सब फॉर्म्स का इस्तेमाल कर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।